हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। आज हम इस वीडियो में 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेट करते हैं। और इस वीडियो में आपको जो एमसीक्यू है वो दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि दोनों स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में हैं, जो इंग्लिश मीडियम में हैं, वो दोनों ही इसका बेनिफिट उठा सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो वो है हमारी 18 ईयर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन सी सेक्शन इस बारे में बात करती है? सेक्शन नंबर 11। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? अंडर सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए माइनर बिलो एज 18 is not competent to contract except in case of necessity और विद इन ए गार्जियन कंसेंट। यानी 18 साल से कम है तो गार्जियन की कंसेंट है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक केस के अंदर, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड ए, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन दैट इज़ लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल अंडर द लॉ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन सभी में से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस होता है, फ्री कंसेंट होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। तो फ्रस्ट्रेशन इज़ एन इवेंट दैट मे बी लीड टू द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग डिस्चार्ज, नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर इट्स फॉर्मेशन। फ्रस्ट्रेशन इज़ नॉट इंक्लूड और इट इज़ नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ अनएनफोर्सिएबल ड्यू टू सर्टेन लीगल लिमिटेशन। और उसमें से, इन सभी में से कौन सा सही जवाब है? वो है हमारा अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। एन अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन दैट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यू टू सर्टेन लीगल रीज़न सच एज नॉट बीइंग इन रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर्म। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी कि जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, और इसके बारे में सेक्शन 2H में बताया गया है, जो कि डेफिनेशन क्लोज है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट दैट इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम्स वालों के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और इसको आप जो है रीड आउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करके उसके बाद आपको जो है इसको रीड आउट कर लेना है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन सभी में से तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इट इज़ वैलिड बट अनएनफोर्सिएबल। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ एन एग्रीमेंट दैट इज़ लीगली बाइंडिंग। थर्ड है इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। फोर्थ है इट इज़ एनफोर्सिएबल विद सम रिस्ट्रिक्शन। यानी कि अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा, ना ही उसका कोई लीगल प्रभाव होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। ए वॉइड वैलिड नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन दैट इज़ नॉट लीगली वैलिड फ्रॉम बिगिनिंग एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट। उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ क्रिएटेड when there is a valid offer but the acceptance is not communicated properly। यानी कि इन सभी में से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है जहाँ पर जो ऑफ़र है वो तो वैलिड है, लेकिन एक्सेप्टेंस जब की जा रही है तो ऐसे में कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपरली नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे।
If acceptance is not communicated to the offerer properly, the contract remain void। यानी मैंने तो ऑफ़र कर दिया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर पहली ही यहाँ पर जो स्टेज थी उसी में उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं हुई, तो ऐसे को हम void कहेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर voidable व्हेन बोथ पार्टी परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, only party has the option to either enforceable and cancel the contract। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर है। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म विदाउट कंसिडरेशन। फोर्थ है द कॉन्ट्रैक्ट इज void फ्रॉम द स्टेट। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहे हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड हो सकते हैं यानी कि उसको एनफोर्स किया जा सकता है, या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। वॉइडेबल यानी कि एक पार्टी के द्वारा किसी कार्य को ना किया जाना, या एक पार्टी से कोई गलती हो जाना लेकिन बाद में या तो वो गलती सुधर सकती है या फिर वो गलती सुधरेगी नहीं, तो कैंसिल क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच ए वन पार्टी हैज़ ए राइट टू एदर एनफोर्स्ड और टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द फैक्टर सच एज कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एन एग्रीमेंट दैट इज़ नॉट लीगली एनफोर्सिएबल रेफर टू एज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कहने का मतलब है कौन सी सेक्शन है जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, वो है सेक्शन नंबर 2G। सेक्शन नंबर 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन ए वॉइड एग्रीमेंट एज वन दैट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर और कंसिडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इन सभी में से कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो है हमारा ग्रेटिट्यूअस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ए ग्रेटिट्यूअस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन वेयर ए पार्टी प्रोवाइड ए बेनिफिट विदाउट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न एंड कंसिडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिससे किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना ही वहाँ पर कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम ग्रेटिट्यूअस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप जो है इसको रीड आउट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले हमारे क्वेश्चंस पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या क्या असेंशियल होता है, ऑफर होता है, कंसिडरेशन होता है, फ्री कंसेंट होता है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी ए वैलिड इट मस्ट हैव ए ऑफर, इट मस्ट हैव ए एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट अमंग अदर एलिमेंट ऑल्सो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेज टू बी ए वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टी, वन ऑफ द पार्टी, थर्ड पार्टी और नॉन ऑफ द अबव। वॉइडेबल कब होगा, जब एक पार्टी ने अपने कुछ ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल when one party is entitled to enforce or terminate the contract due to the factor such as coercion, undue influence या misrepresentation। यानी कि एक पार्टी ने इस तरीके के स्टेप लिए हैं जिस कारण से जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व ए प्रॉमिस made by one party in return for the act of the other। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम कहेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म व्हेन वन पार्टी मेक ए प्रॉमिस
इन एक्सचेंज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय द अदर पार्टी, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के द्वारा किया गया एक्ट, उसको हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के किया गया है तो उसे वॉइड कहेंगे। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है, नहीं तो आप गिफ्ट ही कर देते। जब आप गिफ्ट करेंगे तो उसमें कंसिडरेशन हमारी नहीं होती है। बात करें अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 25, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट इन केस वेयर इट इज़ मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड इज ए डॉक्यूमेंटेड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द पार्टी हु प्रोमिस टू कंपनसेट इज कॉल्ड, यानी कि जो पर्सन कंपनसेट करेगा, जिसको कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया गया है, उसे क्या कहेंगे? इंडिम्निफायर, इंडिम्निटी और श्योरिटी और क्रेडिटर। तो इंडिम्निफायर, हु प्रॉमिस टू कंपनसेट, यानी कि जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें ये पैसा दूंगा, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिम्निफायर, इंडिम्निफायर। बात करें एक्सप्लेनेशन की, द इंडिम्निफायर इज पर्सन हु अंडरटेक टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस और डैमेजेस इनकर्ड बाय द अदर पार्टी। ये हिंदी के लिए है ट्रांसलेशन, और आप सभी स्टूडेंट्स को, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके जो है इन सभी क्वेश्चंस को आपको देख लेना है और पढ़ लेना है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ उसे ऑनलाइन देखिए, उसके आंसर को ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर जो है लिख कर भेजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट उसको गलत याद ना करें। आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से आपको जो है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लगती है तो प्लीज़ उसको करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मेरे से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो है गलत हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय वन पार्टी ड्यू टू द कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन वेयर वन पार्टी हैज़ ए राइट टू एदर एनफोर्स्ड और टर्मिनेट इट ड्यू टू द कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, बिना लॉफुल ऑब्जेक्ट के कोई भी एग्रीमेंट बनाया गया है तो उसे हम वॉइड कहेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एन एग्रीमेंट दैट हैज़ एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी को जान से मारने का, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कहीं पर चोरी करने का, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, क्योंकि ये लॉफुल नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। तो इस तरीके को कॉन्ट्रैक्ट ना तो लॉ में एनफोर्सिएबल होंगे, और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है माना जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द एक्ट ऑफ नॉट फुलफिलिंग वंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, यानी कि अगर किसी ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया तो उसने क्या किया? नोवेशन किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, रिसेशन किया, रेटिफिकेशन किया, तो उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर व्हेन वन पार्टी फेल टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो ऑब्लिगेशन, जो टर्म और कंडीशन लिखी थी कॉन्ट्रैक्ट में, जो उनकी ड्यूटी थी, वो उन्होंने फॉलो नहीं की। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी इज़ बाउंड टू परफॉर्म एन एक्ट बट द अदर पार्टी इज़ नॉट ऑब्लिगेट
टू रेसिप्रोकेट इज़ नो एस, यानी कि एक पार्टी तो परफॉर्म कर रही है और वो बाउंड है उस एक्ट को करने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है हम कहते हैं। इन ए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी बाउंड टू परफॉर्म ए प्रॉमिस एंड द अदर पार्टी हैज़ नो ऑब्लिगेशन अनटिल द एक्ट इज़ परफॉर्म। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एंड ऑल पार्टी हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन वेयर बोथ पार्टी हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन दी गई है, यहाँ से आपको वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को जो है रीड आउट कर लेना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ये केवल AIB एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे उस एग्ज़ाम के प्रीलिम एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जिसमें इन सभी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है या सिलेबस के अंदर वो है। तो बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एजेंट इज करेक्ट। एन एजेंट कैन नॉट बी held liable for the act of the principal. An agent act on behalf of principal and bind the principal to the third party. An act must always act in his own interest. An agency contract did did not require any formal agreement. तो agent act on behalf of principal and bind the principal to the third party is the correct answer. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, कहने का मतलब यही है, एजेंट ने कोई काम किया है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, या जो उसका जो ओनर है तो वो उसके लिए बाइंडिंग होगा और यहाँ पर लायबल माना जाएगा। In a contract of agency, the agent acts on behalf of a principal and is authorized to bind the principal of a third party. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, a contract that has been परफॉर्म particularly is called, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि पार्टली परफॉर्म किया गया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल पेंडिंग ऑन वन और बोथ साइड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच सेक्शन डील विद द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 37, जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। सेक्शन नंबर 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेटेड दैट द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच प्रोमिसेस इज डिस्पेंस्ड विद और एग्जीक्यूट बाय द लॉ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए गारंटी। क्या है मेन पर्पस, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ए थर्ड पार्टीज परफॉर्मेंस, यानी मैं किसी की गारंटी दे रहा हूँ तो उसके लिए मैं ही उसको परफॉर्म करूँगा उस व्यक्ति के लिए। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए गारंटी इज़ ए प्रॉमिस मेड बाय वन पार्टी और द गारंटर to be responsible for the debt or performance of any other party, the principal debtor, to the third party. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, which type of contract required both party to perform their obligation simultaneously, यानी कि दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे और वो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलैटरल, बायलैटरल, वॉइडेबल, तो इसको हम कहेंगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट।
A bilateral contract is one where both parties have made promise to perform their respective obligations. हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन दी गई है, तो वो वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को जो है रीड आउट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए पार्टनरशिप इज़ करेक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए पार्टनरशिप कैन only be formed for a illegal activity. A partnership required a formal written agreement. A partnership can be formed with only one partner. A partnership required two or more persons to share profit and losses is the correct answer. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ए पार्टनरशिप इज़ ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, क्योंकि पार्टनरशिप एक से ज़्यादा होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तभी चलेगी। वेयर एग्रीड और टू परफॉर्म द प्रॉफिट और टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ ए बिजनेस, यानी बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट उसमें लॉस भी होगा, तो ऐसे में वो दोनों एग्री होंगे उन प्रॉफिट्स को लेने के लिए भी और लॉसेस को लेने के लिए भी। व्हाट इज़ ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, a contract made by a third party, a contract that is not legally enforceable, an obligation imposed by the law without an actual agreement between the party, a contract that required a formal writing। तो इसका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे, एन ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ विदाउट एन एक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए ट्रू कॉन्ट्रैक्ट but it is imposed by the law to prevent unjust enrichment or to ensure fairness। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच सेक्शन डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल टू में, इसको हम क्या कहेंगे, 2H में डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, contract is an agreement enforceable by law। Section 2H of Indian Contract Act 1872 define a contract as an agreement that is enforceable by law। What is the means by the capacity of a contract? The physical ability to sign a contract, the legal ability to enter into a contract, the ability to perform for the contract, the ability to perform the term of contract। So the legal ability to enter into a contract is called the capacity to contract। Capacity to contract refer to a legal ability of a person to enter into a contract, which generally required the person to be of a sound mind or of a legally age or not disqualified by law। यानी कि क्या कैपेसिटी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होने की या इंटर होने की, वो यही है कि वो साउंड माइंड का हो, उसकी एज जो है लीगली एज हो, जैसे हमने अभी पढ़ा था सेक्शन 11 के अनुसार 18 साल एज होनी चाहिए, लॉ के अंदर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, इलीगल उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एन ऑफर दैट कैन बी एक्सेप्ट बाय द ऑफरी, ए यूनिलेटरल ऑफर, ए कंडीशनल ऑफर, a mere statement of intention, a offer made in a jest, and a unilateral offer। A unilateral offer is one that can be accepted by the performance of an act by the offeree, such as in a reward contract। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन दी गई है, आपको इनको बिल्कुल पढ़ना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए, और हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट आपको लगेगी कि अनुबंध किसे कहेंगे, और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन आप उसको समझ जाएंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
डज नॉट रिक्वायर्ड कंसिडरेशन टू बी ए वैलिड, यानी कि उन सभी में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है उसे वैलिड करने के लिए। कंसिडरेशन किस में ज़रूरी नहीं होती अगर आप कोई भी चीज़ गिफ्ट में करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर्ड कंसिडरेशन बिकॉज इट इज़ ए वैलिड एंड ट्रांसफ़र ऑफ ए प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनसेशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए लेटर ऑफ इंटेंट, क्या है इसका प्राइमरी पर्पस? टू क्रिएट ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एट ए फ्यूचर डेट, और टू फॉर्मली कैंसिल ए कॉन्ट्रैक्ट, और टू ऑफर ए ब्राइब। तो लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए एक फ्यूचर डेट पर एक इंटेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एट ए फ्यूचर डेट। ए लेटर ऑफ इंटेंट इज जनरल यूज टू आउटलाइन द प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टी and indicate an intention to formalize an agreement later। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर विद ए काउंटर ऑफर इज नोन एज ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने एक्सेप्ट किया फिर उसके बाद फिर से ऑफर दिया तो ये क्या बन गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ए काउंटर ऑफर कैंसिल द ओरिजिनल ऑफर and create a new offer. This lead to a formation of a new contract upon acceptance. What does rescission of a contract means? Make change to the contract term, approve the contract terms, cancel the contract and return the party to their original position, expanding the scope of contract। तो रिसेशन का मतलब होता है कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट को उसको ओरिजिनल जो पोजीशन है पार्टीज़ की उनको उन पर वापस पहुंच जाएंगे वो, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। रिसेशन इज़ ए लीगल कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्निंग द पार्टी टू द पोजीशन दे वर इन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था उसी सिचुएशन में पहुंच जाना और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाता है, उसे हम कहते हैं रिसेशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओनली द पार्टी इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड बाय इट्स टर्म, एनी थर्ड पार्टी कैन बी सू फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय एनीवन who has an interest in it, the contract can be transferred to the third party without consent, only the party involved in the contract are bound by its term is called the privity of a contract। Principle of privity of contract stated that only the party who are the part of the contract are legally bound by its term and ऑब्लिगेशन, यानी कहने का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होगी वही बाउंड होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन दी गई है, आपको जो है इन ट्रांसलेशन को भी जो है एक बारी रीड कर लेना है, और ये दोनों स्टूडेंट्स जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैं उनको रीड आउट कर लेना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल of a voidable contract? A contract made by an illiterate person, a contract made by a minor, a contract made under the coercion, a contract made by a company। तो इसका सही जवाब है कोवर्जन, क्योंकि हमने कहा था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोवर्जन में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में है, मिसरिप्रेजेंटेशन में है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर कोवर्जन इज ए वॉइडेबल बिकॉज द पार्टी सब्जेक्ट टू कोवर्स कैन चूज टू एदर वॉइड
और एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो वॉइडेबल होते हैं या तो वो कैंसिल होंगे या फिर वो एनफोर्सिएबल होंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएट व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्ट बाय द कंडक्ट, यानी कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन सभी में से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो क्रिएट होगा जब किसी ने ऑफर दिया, जब ऑफर दिया और उसे एक्सेप्ट किया गया बाय कंडक्ट, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय ए कंडक्ट ऑफ द पार्टी रेदर देन बाय एक्सप्लिसिट वर्ड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी में से द प्रोमिस टू डू समथिंग इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन, ए प्रोमिस टू रिटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने से रोकने के लिए कुछ करना, ये भी प्रोमिस है और ये भी कंसिडरेशन है। ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट एंड ए पास्ट एक्ट, ए पास्ट एक्ट इज नॉट ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी प्रेजेंट एंड ए फ्यूचर and not in a past and cannot be based on a past action। यानी कि कहने का मतलब है कोई कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन में कुछ भी हो सकता है, आप पे कर रहे हो, किसी कार्य को कर रहे हो, कुछ करने की बात कह रहे हो, और वो कंसिडरेशन पास्ट में नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझनी है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेटेड दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज ए वॉइड। किस सेक्शन में ये लिखा है? सेक्शन नंबर 25 में कि एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वॉइड होगा। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेटेड दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड unless it fell under the certain exception like the promise made to a spouse or a promise made to repay a debt barred by the limitation। इनको छोड़कर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज ए फोरबियरेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? रिफ्यूज टू पे द एग्रीड प्राइस, डिले द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, refraining from doing something that one has right to do, and added a new term to an existing contract। forbearance का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर refraining from doing something that one has a right to do। forbearance is an act of refraining from an action that one has a legal right to undertake and can be considered a valid consideration in a contract। अब इसकी हिंदी आपको यहाँ से जो ट्रांसलेशन की है यहाँ से रीड आउट जो है कर लेनी है। सभी क्वेश्चंस की एक बार ज़रूर आपको जो है इनको पढ़ना है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? A contract that is valid and enforceable by law, a contract that was valid at the time of formation but has become unenforceable ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसिस, तो ये वर्डेबल होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगेनिंग and cannot be enforceable by law is called the void contract। a contract that is legally bind but not enforceable, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? ए void contract is one that has no legal effect from the state from the starting and cannot be enforced by other party is called the void contract। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, what type of contract is formed when both party exchange promise to do something is called the bilateral contract, जिसमें दोनों पार्टी अपनी अपनी जो प्रोमिस किए हैं उसको करते हैं। एक करता है तो यूनिलेटरल हमारा हो जाएगा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो शुरुआत से ही अपना वर्ड होता है क्वासी के अंदर, आपको एक बार ही देख लेना है। ए बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म व्हेन बोथ पार्टी एक्सचेंज म्यूचुअल प्रॉमिस टू परफॉर्म एन एक्ट एंड प्रोवाइड ए सर्विस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में,
What does misrepresentation means in the context of a contract law? When one party, क्या बात हो रही है, misrepresentation का क्या मतलब होता है? When one party enter into a contract with full knowledge and consent, when one party make a false statement to induce or other party to enter into a contract. Third है when a party fail to disclose a fact that they are legally required to disclose. When a party breach a contract by not fulfilling their obligation, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन करना, यानी कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट देना जिससे कि दूसरी पार्टी को इंड्यूस किया जा सके उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने के लिए। यानी मैंने कुछ झूठ बोल दिया और यह बोलकर उसको कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर लिया और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड होंगे या फिर कैंसिल होंगे, वॉइड होंगे। when a party make a false statement to induce the other party to enter into a contract. Misrepresentation occur when a false statement is made by one party to another with the intention to inducing the latter to enter into a contract. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, which of the following statement about a contractual capacity is true? फर्स्ट ऑप्शन है ए पर्सन हु इज मेंटली साउंड एंड ऑफ ए लीगली एज कैन नॉट इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इन सभी में से कौन सी टर्म में दी गई है? ए माइनर इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज। A person who is bankrupt cannot be entered into a contract. A person can be entered into a contract only if they are married. तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन। ए माइनर कैन ओनली इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एसेंशियल सच एज फूड, क्लॉथ, शेल्टर विच आर नेसेसिटी फॉर देयर सर्वाइवल एंड वेलबींग। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, दुरेश टर्म का क्या मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में? द लेजिटिमेट प्रेशर अप्लाई टू इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए सिचुएशन वेयर वन पार्टी इज फोर्स टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर द थ्रेट और कोवर्जन, ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी टू कैंसिल ए कॉन्ट्रैक्ट, ए पार्टी इज वॉलेंटरली डिसीजन टू ब्रेक ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी दुरेश का मतलब किसी को धमकाना, किसी को कोवर्जन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट में फोर्सिबली इंटर कराना, उसे हम क्या कहते हैं? दुरेश कॉन्ट्रैक्ट। ए सिचुएशन वेयर वन पार्टी इज फॉर्म टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर थ्रेट और कोवर्जन। दुरेश इन्वॉल्व कोवर्जन थ्रेट दैट फोर्स वन पार्टी to enter into a contract against their free will make the contract voidable। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पर आपको MCQ जो है हिंदी मीडियम में आपको सभी स्टूडेंट्स को देख लेने हैं, रीड आउट जो है यहाँ से कर लेने हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ नॉन compete clause in a contract? To prevent one party from sharing confidential information, to prevent one party from entered into or started a similar business within a specific period and location, to ensure that both party agree on the payment term, or to allow one party to terminate the contract at will। यानी कि एक पार्टी को सेम बिजनेस को करने से रोकना, उसमें इंटर होने से रोकना किसी स्पेसिफिक पीरियड में और किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, उसे हम कहेंगे नॉन कॉम्पीट क्लॉज। नॉन कॉम्पीट क्लॉज एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? ए नॉन कॉम्पीट क्लॉज रेस्ट्रिक्ट ए वन पार्टी फ्रॉम एंगेजिंग इन बिजनेस एक्टिविटी दैट कॉम्पीट विद अदर पार्टी विद इन ए सर्टेन पीरियड और जियोग्राफिकल एरिया। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ?
even if one party does not perform as agree. Unilateral. In a unilateral contract, one party make a promise in exchange for the performance of an act by the other party. If the act is performed, the contract become enforceable. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेसन. एडहेसन, a contract formed between two businesses for a mutual benefit, a contract where one party has all the bargaining power and the other party must accept the term as they are. An contract that can be modified at any time by the mutual consent, a contract with a term that are hide in fine print. तो इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेंस किसे कहेंगे? ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी हैज़ ऑल द बार्गेनिंग पावर, यानी कि वो ऐसी पावर होती है जिसमें कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं कंसिड्रेशन को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट द टर्म एज दे आर. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेंशन इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म contract performed by one party, usually the stronger party, and accepted by the other party, usually the weaker party, without modification. बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, under which condition can a contract be discharged by the performance? When one party breach the contract, when the contract is impossible to perform, when both party fulfill their obligation as per the contract, when the contract is terminated by the mutual consent. यानी कि इन सभी में से कौन सी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की जो कि परफॉर्मेंस को डिस्चार्ज करने की बात कर रही है. कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज करने का मतलब होता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसके टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करने की बात कर रही है. व्हेन बोथ पार्टी फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द performance or discharged by the contract to be discharged by the performance. A contract is a discharge by performing when both party complete their contractual obligation as agreed. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, which of the following is considered a breach of contract? When one party fully perform their obligation under the contract. When one party failed to perform their obligation as promised, when both party agree to modify the contract term, when a contract is cancelled by mutual consent. यानी एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहा तो उसे हम कहेंगे कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. When one party failed to perform their obligation as promised. एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर व्हेन वन पार्टी फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए वैलिड रीज़न. तो यहाँ पे आपको हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाती है. आपको हर एक क्वेश्चन की हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़नी है. दोनों स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश के हैं, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं और जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं. तो आज हमने 15 क्वेश्चंस को कवर किया. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.